तो चलिए आज लक्ष्मीकांत के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संविधान की समितियां। ठीक है, देखेंगे संविधान जो थी, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियों का गठन किया था। मतलब बहुत सारे समिति बने गए थे, जिसमें से कुछ समिति जो थी बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, बड़े समिति थे। इनमें से 8 समिति की बात करेंगे बड़े थे, और जो समिति बनी वो छोटे समिति थे। ठीक है, और उनके क्या होते थे, इन समिति के अध्यक्ष भी होते थे और कुछ उसके सदस्य भी होते थे। ठीक है, तो अभी जो प्रमुख समिति के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके अध्यक्ष के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है संघ शक्ति समिति। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ संघ शक्ति समिति जो बनी थी, बड़ी समितियां थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान में रखना है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू साहब की बात करेंगे तो संघ शक्ति समिति के क्या थे, ये तो अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे संघ और संघीय। संघ और संघीय दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति दोनों को कौन थे, तो क्या बताएंगे, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाब। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे प्रांतीय संविधान समिति, तो पटेल सरदार साहब। ठीक है, पटेल। ध्यान रखेंगे सरदार पटेल, जो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो थे आपके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब आते सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करेंगे तो प्रारूप समिति थी। ठीक है, क्या थी, प्रारूप समिति की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे प्रारूप समिति, डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति में, ठीक है, अंबेडकर जी के लेकर कुल कितने सदस्य थे, ये भी कभी कोई पूछ देता है, कितने सदस्य थे, तो 7 सात। सदस्य थे। ठीक है, इंक्लूडिंग अंबेडकर जी। ठीक है, ध्यान में रखना, जिसको लेकर हम लोग आगे बात भी करेंगे। अब आते हैं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो कि एक समय एक तरह से परामर्शदाता समिति थी। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे सरदार पटेल थे। ठीक है, सरदार। अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो बनी थी, जो कि मुख्यतः परामर्श देने का काम करती थी, इसके अध्यक्ष क्या कौन थे, कौन थे सरदार इसके पटेल। अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे। ठीक है, अब बात करेंगे इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समिति थी। ठीक है, यही जो समिति जो थी ना, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति जो बनी थी, इसके 5, ठीक है, क्या बने थे, उप समिति बनी थी। जैसे यहाँ पे मौलिक अधिकार से समिति तो प्रमुख थी, बड़ा समिति था, और उसी का उप समिति बना था। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे जेबी कृपलानी। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो एससी मुखर्जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उत्तर पूर्व, माइक कहां से आवाज आ रहा है, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति जो थी, उनके लिए कौन बने थे, गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, ये गोपीनाथ बारदोलोई साहब है, आगे चल के असम के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, असम के पहले मुख्यमंत्री यही बनते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र जिसमें असम को छोड़ दिया गया था वो शामिल नहीं था, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति जो थी उसके लिए अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बारदोलोई थे। ठीक है, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति जो थी, उनके लिए ए बी ठक्कर साहब थे। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन उप समिति में ऊपर का 3 का नाम पूछा जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक उप समिति, मौलिक अधिकार का उप समिति, ये दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5वां जो अंतिम जो था ये, ठीक है, ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति, ये भी एक समिति बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये समिति जो थी अल्पसंख्यक, सॉरी, यहाँ पे जो समिति जो थी मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो कि परामर्श दाता समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके नीचे जो थी 5 उप समिति थी। अब आते 6ठा नंबर पे देखिएगा, प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, प्रक्रिया या फिर नियम बनाने का काम कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान में रखेंगे राजेंद्र बाबू थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो प्रक्रिया नियम समिति की बात करें कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ठीक है, कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति जो थी, राज्यों से समझौता करने वाली समिति जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और संचालन समिति कौन करेगा, जो सदन का अध्यक्ष हो वही तो संचालन करेगा। ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं सभी लोग। ठीक है, अब चलिए एक बार मैं आप लोग से रिपीट पूछ रहा हूं, तो आप सभी लोग आप बताइए। ठीक है, सभी लोग बताइए, एक बार सबसे पूछ रहा हूं। ठीक है,
अब हमें ये बताइए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग बताएंगे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति प्रक्रिया नियम की समिति के लिए वो भी डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र बाबू, प्रसाद ही ठीक है। होंगे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति वो भी जवाहरलाल नेहरू होंगे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो परामर्शदाता समिति थी उसके सरदार पटेल ही होंगे। बिल्कुल सरदार पटेल, ठीक है। हमारा पास ये फोटो 10 गो है। माइक बंद करेंगे। कहाँ से आवाज आ रही है? सर एक मिनट, आप एक चीज समझाएंगे सर। वो ये आवाज संघीय कहाँ से आ संविधान रही है? समिति। फैमिली के बीच में कौन है? माइक बंद कीजिए। हाँ बताइए क्या सर वो संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बताएंगे सर। संघीय संविधान समिति मतलब जो हुआ, संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र, ठीक है। ऐसा तो संघ का मतलब केंद्र होता नहीं है, मतलब संघ को आप सेंटर समझ लीजिए, ठीक है। और प्रांत का मतलब राज्य हो गया, समझे? जी सर। हाँ बिल्कुल वही है। अब हमें ये बताइए अल्पसंख्यक उप समिति किनके अधीन था? एस.सी. मुखर्जी। ठीक है। अब मौलिक अधिकार की उप समिति किसके अधीन था? जेबी कृपलानी के दिन। और जेबी कृपलानी सर बिहार की थी ना, मुजफ्फरपुर के साइड। जेबी कृपलानी, हाँ बिहार से थे, बिल्कुल बिहार से संबंध रखते थे जेबी कृपलानी, बिल्कुल। हाँ मुजफ्फरपुर से भी इनका संबंध था, बिहार के ही थे जेबी कृपलानी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, उसके ऊपर भी जरा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप देखिए कुछ छोटे समिति बनी थी जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इग्नोरेंस रहता, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति राजेंद्र बाबू के अधीन था। प्रत्यायक समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सदन समिति की बात करें पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है। कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर के मुंशी थे, छोटे समिति था, ये पूछ देता है, ये याद रखेगा। राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताएंगे इसके नाम? तो राजेंद्र बाबू थे, ठीक है। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति की बात करेंगे तो ये भी पूछ देता है जीबी मालंकर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की तथ्य समिति की बात करेंगे, ठीक है, एस वरदाचार्य। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एस वरदाचार्य जो थे ना, समिति के सदस्य तो थे, समिति के अध्यक्ष तो थे, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के तथ्य समिति की बात करेंगे तो एस वरदाचार्य आपको ध्यान रखना, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अगर पूछेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष तो था लेकिन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो क्या बताएंगे? एस वरदाचार्य। नाम इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं, याद कीजिए, VVI है, ठीक है, पूछता है ये। मुख्य आयुक्त को प्रांतों के लिए समिति बी पत्ताभी सीतारमैया है। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो नलिनी रंजन सरकार, एस वरदाचार्य, ये सबके सब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन नहीं थे? तो नलिनी रंजन सरकार, जो कि संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति की अध्यक्ष थी, ठीक है। या फिर एस वरदाचार्य की बात करेंगे तो दोनों को दोनों सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी इनमें से मैंने किसको बोला याद रखने के लिए? तो कार्य संचालन समिति याद रख सकते थे, के मुंशी था, ठीक है। ये राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तथ्य समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति की बात करेंगे तो जीबी मालंकर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बताना है कौन कौन लोग सदस्य नहीं थे, तो एस वरदाचार्य साहब नहीं थे और नलिनी रंजन सरकार भी नहीं थी, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भूल भी जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला जो 8 समिति है इसका नाम आपके जबान पे होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रांतीय संविधान समिति बताइए, राजेंद्र बाबू होंगे या फिर सरदार कौन होंगे बताइए? सरदार पटेल। या फिर सरदार पटेल होंगे, ठीक है, बिल्कुल सरदार पटेल, वेरी गुड, ध्यान में इसको रखना है। तो छोटी समिति आपको मैंने बता ही दी है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई संविधान सभा में, या फिर कुछ समिति और भी दिया हुआ है। जैसे भाषाई प्रांत आयोग की बात करें, एसके धर, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, एसके डार, ठीक है। ये धर आयोग बाद में भी बनता है, ठीक है, तो ये भी सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन थे, ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। नागरिकता पर तथ्य समिति की बात करें, एस वरदाचार्य, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो एस वरदाचार्य नहीं थे, एसके डर नहीं थे, ठीक है। उसके बाद क्या नाम एक बताया था? नलिनी रंजन सरकार, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान, नलिनी रंजन सरकार भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वरदाचार्य भी नहीं थे, और उषा क्या नाम था इनका, एसके डार, ये भी नहीं थे, ठीक है।
आप जो सबसे जो जितने भी समिति बनी थी ना, सबसे जो महत्वपूर्ण समिति जो था, वो जो था आपका प्रारूप समिति था। सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करेंगे, कौन था? प्रारूप समिति था। प्रारूप प्रारूप समिति का अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे? तो वी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर। ठीक है, क्या थे? वी आर अम्बेडकर जी की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। जितना भी अभी आपने समिति देखा, 8 बड़े समिति या कुछ मतलब अन्य समिति आपने देखा, उन सब में महत्वपूर्ण जो था यही समिति था। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी कौन थी? तो प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, क्या बताएंगे? सभी लोग तारीख बताइए, पूछा जाता है, ये तारीख इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था इसका गठन? 29 तो अगस्त 29 अगस्त 1947 को। बिल्कुल ठीक है। या प्रारूप समिति की जिम्मेदारी क्या थी? तो प्रारूप समिति की जिम्मेदारी थी तो जो नया संविधान जो बन रहा उसका प्रारूप तैयार करने की इसकी जिम्मेदारी थी। अब इसमें सदस्यों की संख्या कभी कभी पूछेगा तो इसके सदस्यों की संख्या 7 थे। तो अब सदस्यों की संख्या में आप ये मत सोच लेना से इसमें अंबेडकर जी को छोड़ के 7 नहीं, अंबेडकर जी को लेके ठीक है सदस्यों की संख्या 7 थी, मतलब टोटल सदस्य 7 थे, जिनमें अध्यक्ष भी इंक्लूड था। अब आते अध्यक्ष कौन हो जाएंगे तो क्या बताएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के मुंशी थे, सैयद मोहम्मद ठीक है शादुल्ला। ये जितना भी नाम जो ले रहा हूं ना, उस समय के सबसे विद्वान लोग थे। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, दे आर वेल एजुकेटेड, बहुत विद्वान लोग थे। ठीक है, इनके समकालीन भी उस समय नहीं था, सबके सब विद्वान थे। एन माधव राव ठीक है, तो एन माधव राव जो थे ना किनके जगह पे आए? बीएल मित्र के जगह पे आए। ठीक है, तो बीएल मित्र के जगह पे कौन है? एन माधव राव है। बीएल मित्र ने क्यों इस्तीफा दे दिया? तो बीएल मित्र का स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी पूछा जाता संविधान सभा का कौन सा सदस्य स्वास्थ्य कारणों से, सॉरी प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, जिसके जगह पे एन माधव राव है? तो उसका आंसर क्या होगा? बीएल मित्र। या फिर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा, सर बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से जब इस्तीफा दे दिया तो उनके जगह पे कौन आया? तो ध्यान रखेंगे तो एन माधव राव। ठीक है, याद रहेगा। आप चलेंगे बाद में संविधान सभा में जुड़ते हैं 1948 में, जिनका नाम है टीटी कृष्णमाचारी। ये टीटी कृष्णाचार्य इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि प्रारूप समिति के सदस्य जो थे डीपी खेतान का देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उनके जगह पे टीटी कृष्णाचार्य आते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? एन माधव राव किनके जगह पे आए? तो बीएल मित्र के जगह पे आए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से। और डीपी खेतान जी का 1948 में मृत्यु हो गया तो उनके जगह पे कौन आया? तो टीटी कृष्णाचार्य आए। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। ठीक है ना, तो डीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, अब आते विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचनाओं और सुझावों को परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और इसे अक्टूबर 1948 में मतलब 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठक हुई। ठीक है, तो प्रारूप समिति को लेकर ठीक है कितनी बैठकें हुई तो क्या बताएंगे? इनका संविधान सभा के अलग उन बैठकों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कितनी बैठकें हुई तो ध्यान रखेंगे, टोटल 141 बैठकें हुई। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या पूछ जाता है? तो पूछा जाता है इनके सदस्यों का नाम पूछा जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ वो पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं संविधान सभा का प्रभाव में आना। तो देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, तो अंतिम प्रारूप को कब पेश किया गया था? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, अंतिम प्रारूप को पेश किया गया। ठीक है, इस बार संविधान पहली बार पढ़ा भी गया था। ठीक है, पहली बार इसी दिन संविधान को पढ़ा गया और इस पर 5 दिन मतलब 5 दिन के बाद 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा होती रही। ठीक है, जो संविधान जो बना था उसको पढ़ा गया, लेकिन अभी आखिरी रूप देना बाकी था। संविधान पे दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को फिर से विचार शुरू हुआ और इसमें संविधान का खंडवार विचार किया गया। यह कार्य ध्यान रखेंगे, यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 ठीक है संशोधन प्रस्ताव है। इतने प्रस्ताव आए, जो प्रारूप जो प्रस्तुत किया गया था अंबेडकर जी के द्वारा, उसमें 7653 संशोधन करने की बात की गई। ठीक है, जिनमें से वास्तव 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। ठीक है, इनमें से 2473 पे क्या होता है? सभा में चर्चा होता है। मतलब जो प्रारूप में जो बातें रखी गई तो उनमें कुछ लोगों का आपत्ति हो सकता था। तो संविधान सभा में वोटिंग नहीं होता था। ठीक है,
जैसे मान लीजिए पे 12 लोग हैं, ठीक है, तो 12 लोग हैं तो मतलब किसी चीज को संविधान सभा में डालना है तो ऐसा नहीं कहते थे कि कितने लोग इसके पक्ष में है कितने लोग इसके विपक्ष में है। नहीं, सभी लोगों की मनाने की कोशिश किया जाता था ताकि किसी भी लोगों के मन में मतलब मतभेद न हो। तो संविधान सभा में किसी भी मुद्दे पे वोटिंग नहीं हुई थी, सभी लोगों को आपसी विचार से और सभी लोगों के मनाने के बाद ही किसी प्रस्ताव को रखा गया। अगर कोई लोग किसी बात से नाराज होते थे तो उनको समझाया जाता था, बताया जाता था, या फिर बोला जाता था बताइए आपको क्या दिक्कत है, इसमें कहाँ पे हम लोग बदलाव कर सकते हैं, और फिर उनके अनुसार मतलब उन चीजों को संविधान सभा में डाला जाता था। तो संविधान सभा के निर्माण प्रक्रिया में वोटिंग हुआ था तो नहीं हुआ था, ठीक है। टोटल कितने प्रस्ताव रखे गए संशोधन के लिए? 7653, जिसमें 2473 पे क्या होता है? चर्चा होता है, ठीक है। संविधान तीसरी बार बात करेंगे तो 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास प्रस्ताव को पास किया, ठीक है। तो ये प्रस्ताव को पास किया गया था जिसको बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एज, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास प्रस्ताव को पास किया गया सारे बातों पे विचार होने के बाद। और आखिरी रूप से, ठीक है, आखिरी रूप से बात करेंगे तो संविधान के प्रस्ताव पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर दिया गया, ठीक है। मतलब इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हालांकि फोर्सली नहीं हुआ, फोर्स नहीं किया गया, लागू नहीं किया गया, कुछ प्रावधानों को किया गया। बाकी इस दिन हमारा संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, पूरी तरीके से तैयार था। जब संविधान तैयार हो गया तो इस पे अध्यक्ष जो थे, सदस्य जो थे, सबका हस्ताक्षर लिया गया, ठीक है। जब वहां पे 299 सदस्य हुआ करते थे जब संविधान जब बनना जब शुरू हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का तबीयत खराब होगा, कुछ लोगों का देहांत हो गया, कुछ लोग उपस्थित नहीं थे, तो 299 में से 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे जिस दिन संविधान सभा क्या होता है? बनकर तैयार होता। मतलब संविधान सभा पे अगर पूछेगा कितने लोगों का हस्ताक्षर हुआ तो 284 लोग जो थे उन्होंने क्या किया? हस्ताक्षर किया। हालांकि कुछ लोगों का हस्ताक्षर उनके घर पे भी जाके लिया गया, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, काफी उनकी बुजुर्ग हो गए तो नहीं आ सकते, तो उनका हस्ताक्षर वगैरह घर पे लिया गया। लेकिन जिस दिन संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय सदन में 294 सदस्य जो थे, सॉरी 284 सदस्य जो थे उपस्थित थे। कितने लोग अब्सेंट थे? नहीं थे, तो 15 लोग नहीं थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया, ठीक है। तो संविधान के प्रस्तावना में 26 जनवरी 1950 नहीं है, कौन सा तारीख है? तो संविधान के प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का इस तारीख को उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा था। ध्यान में रखिएगा, संविधान सभा को किसने अपनाया? तो भारत के लोगों ने सभा में संविधान सभा को अपनाया, ठीक है। किसने लागू किया है? तो ध्यान में रखना है किसने? तो भारत के लोगों ने ही से लागू किया है। और किसको सौंपा है? तो संविधान सभा किसको सौंपा गया? तो खुद को सौंपा है, ठीक है। मतलब हमारा संविधान हमारे ही द्वारा बनाया गया है, हमने खुद को सौंपा है और हमारे पे ही लागू होता है, ठीक है। आप बोलोगे सर हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो थे, हमारे प्रतिनिधि तो थे। मतलब भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत के जनता में निहित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तारीख थी 26 नवंबर 1949 को। उस समय संविधान में एक प्रस्तावना था, ध्यान में रखेंगे क्या था? एक प्रस्तावना था। साथ में अनुच्छेद की संख्या 395 थी और उस समय 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो ये अनुसूची की संख्या बाद में क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? अभी जाके वर्तमान में अनुसूची कितनी हो गई है? एक 9वां 10वां 11वां अनुसूची जोड़ा ना, 9वां अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में, 10वां अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1900 दल बदल 1989 में शायद 85 में, ठीक है, 89 में नहीं, ठीक है। उसका 11वां अनुसूची 92 में, ठीक है, हाँ 92 93 में, 12वां भी साथ ही है दोनों, ठीक है। तो इस 4 अनुसूची को बाद में 1992 92 ही है ना। यस सर, एक 1993 में सर पंचायती ये राज बाहर होगा, एक और एक पंचायती नगर राज होगा, पालिका नगर और निगम बना नगर होगा, निगम। ठीक है। हाँ, तो पहले 8 अनुसूची थी, 9वां, ठीक है, 10वां 11वां अनुसूची को बाद में जोड़ा गया, 11वां 12वां अनुसूची को। तो अभी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 हो गए, ठीक है। अनुच्छेद अभी भी इतना ही है, ठीक है। भाग की बात करेंगे तो भाग अभी भी 22 ही है, ठीक है। मूल रूप से बीपीएससी 22 ही आंसर लेता है, अनुच्छेद में 395 ही लेता है। हालांकि इसमें अभी बहुत सारे बढ़े हैं, लेकिन इसी के खंड के रूप में बढ़े हैं, ठीक है। अब उस समय जो विधि मंत्री की बात करेंगे तो हमारे देश के प्रथम विधि मंत्री अभी कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत में प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था, ठीक है। उन्हें भारत के संविधान का पिता
के रूप में भी जानते हैं। इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? आधुनिक मनु या फिर आधुनिक कानून के निर्माता भी इनको कहते हैं। ठीक है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों को निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु की क्या दी गई है? संज्ञा। मनु कौन थे? तो मनु जो थे जिन्होंने भारत का पहला कानून बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मनु ने जिस कानून को लिखा था उसको क्या बोला जाता है? मनुस्मृति। मनुस्मृति। ठीक है। तो मनुस्मृति भी क्या है? हिंदू कानून की विधि की पुस्तक है ना। तो भारत का आधुनिक मनु कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत की संविधान का निर्माण किया। अब यहाँ पे देखिए संविधान का प्रवर्तन। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू होना, मतलब संविधान किस प्रकार से लागू हुआ, कौन कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ। तो जिस दिन ये इसमें से पूछता है, ठीक है, ये पूछता है, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता से संबंधित, चुनाव से संबंधित, संसद से संबंधित अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया। अब बोलोगे सर नागरिकता से संबंधित कानून लागू करने की जरूरत थी क्योंकि देश में नागरिकता से संबंधित संकट था, कुछ लोग जा रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, चुनाव करवाने थे, इसलिए चुनाव से संबंधित लागू किए गए। देश को चलाने के लिए अंतिम संसद के रूप में काम करना था, संविधान सभा ही कर रही थी, तो इनसे संबंधित जो कानून थे लागू कर दिएगा। बोलोगे सर कौन कौन से अनुच्छेद को लागू किए गए, कौन कौन से अनुच्छेद को या फिर कौन कौन से अनुच्छेद के माध्यम से कानून का निर्माण हुआ ना। तो 5, 6, 7, 8, 9 याद करने का तरीका है, ये 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू है। ठीक है। 5 से लेके 11 तक क्या है? नागरिकता का प्रावधान है, 5 से लेके 11 तक भाग 2 में। ठीक है। तो ये अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, अब लागू किया गया। ध्यान रखेंगे 360 और 324, 366, 367, ठीक है, 379, 380, 388, 91, 92, 93। ठीक है। तो 388, अब इसको कैसे आप लोग याद रखोगे, मैं सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन शुरू का बना ना सीरीज 5 से लेके 9 तक। ठीक है। अब इसको चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो 391 से लेके 393 तक। ठीक है। 391 से लेके, ठीक है, 393 तक। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है 60 है, 324 है, 366, ये कुछ सीरीज में बनेगा नहीं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। मतलब टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए उस दिन? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। तो टोटल 15 अनुच्छेद को मतलब क्या किया गया? स्वतः ही मतलब लागू कर दिया गया। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना पड़ेगा 5 से लेके 9 तक। ठीक है। सर 60 16 है, थे ना? देखिए 16 कहीं कहीं पे लेता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये सबको लागू करने के लिए ना एक आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया था। हालांकि मतलब ये सारा अनुच्छेद लागू होने के लिए भी एक अनुच्छेद का प्रयोग किया गया, तो वो था कितना था? 394 या कुछ है, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे अभी फिलहाल। 394 ही था सर। हाँ 394 होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसार आई थिंक सारे को लागू किया गया था। तो ये आप याद कर सकते हो, बाकी याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। बाकी जो शेष प्रावधान को कब लागू किया गया? तो शेष प्रावधान को लागू करने के लिए जो तारीख जो चुना गया, ठीक है, वो कौन सा तारीख था शेष प्रावधान को लागू करने के लिए? तो शेष प्रावधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? तो शेष प्रावधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को शेष प्रावधान को लागू किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इस दिन को हम लोग किस तौर पे मनाते हैं तो क्या बताएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन डे। बिल्कुल संविधान ठीक है, दिवस। कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस के तौर पे भी नहीं, संविधान दिवस मनाते हैं इस दिन क्या आप लोग भी? 26 नवंबर को गणतंत्र संविधान दिवस। दिवस, यानी 26 नहीं नवंबर मैं को बोल रहा संविधान हूँ दिवस। हाँ 26 नवंबर, 26 जनवरी को कौन से तारीख के रूप में मनाते हैं जिस दिन हमारा वो संविधान को पूरी गणतंत्र तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक है। गणतंत्र बिल्कुल। दिवस तो सर। क्या ध्यान में, गणतंत्र दिवस। ठीक है। संविधान के शेष प्रावधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इस दिन हम लोग क्या कहलाए? रिपब्लिक कहलाए। क्या कहलाए? रिपब्लिक। ठीक है। इसलिए इसको गणतंत्र दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व था। कौन सा ऐतिहासिक महत्व था? तो इसका था ऐतिहासिक महत्व लाहौर अधिवेशन। ठीक है। लाहौर अधिवेशन का तारीख क्या था? 26 जनवरी 1929। 29। सॉरी 1929। नहीं, लाहौर अधिवेशन तो दिसंबर 1929 में हुआ था, लेकिन 1930 को ना 26 जनवरी 1930 को पहला बार, ठीक है, यहाँ पे संकल्प लिया गया था, भारत
अब टोटल पूर्ण स्वराज। इंडिपेंडेंस के तौर पे ही जाना है। हाँ, पूर्ण स्वराज का टोटल इंडिपेंडेंस हुई, वही मान रखा गया था। मतलब इसकी घोषणा हो जी गई थी लाहौर अधिवेशन में ही, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया गया। भारत पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में एक तरह से मतलब मुख्य धारा पे रखने का कोशिश किया। ठीक है, तो आप ध्यान में रखोगे इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि अपना एक ऐतिहासिक महत्व। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था। वहां पे टोटल इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज का मांग रखी गई थी कि हम आप पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, झंडा फहराया गया था रावी नदी के तट पे। और उसी दिन को याद करने के लिए, ठीक है, स्वराज दिवस के तौर पे, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, तो उसका एक अपना इंपोर्टेंट था। तो इसी दिन पूरी तरीके से संविधान को लागू किया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। अभी तक चल रहा था ना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, माउंटबेटन ने जो प्रस्तुत किया था, भारत शासन अधिनियम सभी देश चल रहा था, इन सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 की बात करेंगे तो रहा था। ठीक है, प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट जो था ना देशी रियासत वगैरह के लिए था, तो अभी 1949 लागू रहा था। ठीक है, बाकी सारे ही सारे जो थे, सारे ही सारे कानून को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ना आपको, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति क्या थी। अब देखिए इनका संविधान में योगदान था। जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया था। इसके मतलब सदस्य कौन कौन थे, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, आसफ अली थे, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी सेठ थे, डी आर गाडगिल थे, हुमायूं कबीर थे, ठीक है, के संथानम थे। ठीक है, इन लोगों का काम क्या था, मतलब विशेषज्ञ समिति थी जिसका कांग्रेस के द्वारा गठन किया गया था। किसी प्रांतों के चुनाव के माध्यम से चुनकर नहीं आए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में, ठीक है, संयोजित किया गया या फिर शामिल किया गया। समिति की 2 बैठकें होती है। ठीक है, पहली बैठक 20-22 जुलाई 1946 को दिल्ली में और दूसरी बैठक 15-17 अगस्त को बंबई में होता है। ठीक है, संविधान सभा की जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ना, उनसे पहले की घटना है। ठीक है, सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। मतलब एक तरह से जो संविधान सभा जो बनने वाली थी तो उनसे पहले रिहर्सल किया जा रहा था। संविधान सभा तो पहले बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई ना, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरा 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो उनसे पहले क्या किया गया था, एक प्रकार का रिहर्सल किया जा रहा था। ठीक है, संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को मतलब क्या किया, पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों का मतलब क्या किया, एक सामान्य सुझाव भी निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी पारित किया, उद्देश्य संकल्प, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन से बिल्कुल मिलता जुलता था क्योंकि इसमें नेहरू जी की बहुत भूमिका थी। तो इन्होंने जो संकल्प पारित किया था वो आगे चल के जो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, जो कि नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, तो उससे मतलब मिलता जुलता था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे संविधान की आलोचना की जाती है। ठीक है, संविधान की आलोचना की जाती है, मेंस का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो दूंगा। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को किस आधार पे आलोचना कर सकते हैं। तो आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान की आलोचना की। और क्या क्या आधार है, तो सबसे पहला आधार क्या बताया गया से भाई साहब, भारतीय संविधान यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। मतलब जैसे कि नेहरू जी का डिमांड क्या था शुरू में से, भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधियों के द्वारा बनेंगे। लेकिन यहाँ पे संविधान सभा में जो लोग जो थे, ठीक है, वो जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने हुए थे बल्कि वो प्रांत से चुनकर आए थे। ठीक है, मतलब वयस्क मताधिकार पे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहला जो आलोचना की बात करेंगे इसी आधार पे होता है कि प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलील दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा व्यक्त मताधिकार के आधार पर
नहीं किया गया था। बोलोगे सर वयस्क मताधिकार क्या होता है? तभी विधायक का वोट होता है, फिर संसद का वोट होता है, उसमें आप वोट देने जाते हो तो क्या हो, आप वयस्क मताधिकार के आधार पर ही तो वोट करते हो। मतलब 18 साल किसी भी नागरिक का हो जाए और उसके बाद वोटर आई कार्ड है तो जाके वोट कर सकता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है? नहीं होता है ना। राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है? नहीं होता, क्योंकि उसमें जनता का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रतिनिधि जो चुन कर गए थे, जो भी 299 सदस्य थे, उनमें जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व नहीं था, क्योंकि जनता ने इनको वोट नहीं किया था। अब बोलोगे संप्रभुता का अभाव था। ये बहुत बड़ी बात है। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से मतलब क्या करती थी, इजाजत लेती थी। ये आरोप लगता है, ठीक है। समय की बर्बादी थी। मतलब भारतीय संविधान बनने में लगभग 3 वर्ष लगे। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे ना जी, तो कितना दिन, 10-12 दिन अगर और जोड़ देंगे तो 3 महीना का समय लग गया। तो बोला जाता है कि भारतीय संविधान जो थी समय की बर्बादी थी, क्योंकि इनमें काफी वक्त लग गया, ठीक है। रीजन क्या है? आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। मतलब मात्र 4 महीने में ही उनका संविधान बन गया था, ठीक है। अब भारत का संविधान बनने में कितने दिन लग गए? तो लगभग 1 वर्ष लग गया भारत के संविधान बनने में, ठीक है। इन्होंने कितने, तो मात्र 4 महीने में ही क्या किया, भारत का संविधान बना दिया, सॉरी अमेरिका का संविधान बना दिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य थे। इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवाहन समिति का नाम दिया था, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा हुआ है, तो संविधान सभा के किस व्यक्ति ने नाराज होकर, ठीक है, अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? मतलब समय का मतलब बर्बादी, ठीक है। मतलब अपवाहन का मतलब क्या होता है? खर्च करना, बर्बाद करना, ठीक है। तो किसने कहा था? निराजुद्दीन अहमद। याद नाम रहेगा, निराजुद्दीन। किसने कहा था प्रारूप समिति को अपवाहन समिति? निराजुद्दीन अहमद, क्योंकि निराजुद्दीन प्रारूप समिति बहुत अधिक समय लिया था, ठीक है। अब तीसरा रीजन ये था, कहते हैं भाई साहब संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस ही संविधान सभा थी, ठीक है। रीजन क्या है? संविधान सभा में कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभुत्व था, ठीक है। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ठीक है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया, किसके द्वारा कहा गया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा, क्योंकि संविधान सभा में जो ज्यादातर प्रतिनिधि थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ाव रखते थे। हालांकि सारे ही दल के थे, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे जो थे कांग्रेस से ही थे, ठीक है। इसलिए ग्रेनविल ऑस्टिन साहब ने कहा कि भाई साहब संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। और ये भी कहा कि सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत है, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे यही मुख्य कारण है। वकील लोगों ने संविधान बनाया तो उन्होंने भाषा बहुत कठिन कर दी। हिंदी भाषा छोड़िए, इंग्लिश पता छोड़िए, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो कौन सा? लैटिन भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। तो भारतीय संविधान को लॉयर पैराडाइज कहा जाता है, मतलब वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके शब्द जो थे काफी अधिक कठिन हो गए, जो कि समझने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। संदिग्ध शब्द भी है इसमें, ठीक है। तो इस आधार पर भी संविधान सभा का क्या किया जाता है? आलोचना किया जाता है। दूसरे शब्द में कुछ लोग कहते हैं भाई साहब संविधान सभा जो था हिंदुओं का प्रभुत्व था। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विंस्काउट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा, ठीक है। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का मतलब क्या किया? प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो लॉर्ड विंस्काउट की बात करेंगे आगे चल के। आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड विंस्काउट, ठीक है। इन्होंने हिंदुओं का निकाय किया है। इस संदर्भ में आप देखोगे तो इनका भी टिप्पणी है, क्या नाम है? विंस्टन चर्चिल को, ठीक है। अब आते हैं आवश्यक तत्परते, ठीक है। ये यहां से प्रश्न आपको वनडे एग्जाम में खूब आते हैं, ठीक है। बताना है संविधान सभा को हाथी के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा का प्रतीक कौन था? हाथी था। कौन था? हाथी, ठीक है। ध्यान, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन थे? क्या नाम था? सर BL राव, ठीक है। सर और BL अंबेडकर जी ने संविधान सभा में खड़े होकर कहा था कि जितनी मुझे संविधान बनाने के लिए, फिर संविधान का निर्माण करने के लिए मुझे जो श्रेय दिया जाता है
वही श्रेय जो है से BN राव साहब को भी दिया जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इसे ध्यान में रखेंगे अपने समतुल्य माना था। मतलब BN राव जो थे ये भी बहुत विद्वान थे, इन्होंने कई वर्षों तक विदेश में रहकर इन्होंने कई देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था। उसके हिसाब से इनको संविधान सभा का कानूनी सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, काफी ग्रेट पर्सनालिटी है। ठीक है, अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न पे बात करते हैं। ठीक है, अब बात के सचिव किसे नियुक्त किया गया, संविधान सभा का सचिव की बात करेंगे तो HBR अयंगर। ठीक है, किनको ना नियुक्त किया था, अयंगर साहब की बात करेंगे तो संविधान सभा के क्या थे, ठीक है, तो क्या थे, तो ये सचिव थे। अब यहाँ पे प्रारूप समिति तो था, लेकिन प्रारूप समिति का संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन किसे नियुक्त किया गया था, तो LN मुखर्जी। ठीक है, LN मुखर्जी को ध्यान में रखें, क्या नियुक्त किया गया था, तो चीफ ड्राफ्टमैन मतलब मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब आते संविधान सभा को प्रिंट नहीं किया गया था, संविधान सभा को हाथों से लिखा गया था। कैसे लिखे थे, हाथों से लिखे थे। अब बोलोगे सर हाथ से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा नामक व्यक्ति, द ग्रेट पर्सन, इन्होंने संविधान सभा को अपने हाथों से लिखा था। अपने हाथों से लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, तो अंग्रेजी माध्यम में इन्होंने क्या किया था, कैलीग्राफी की थी, सुलेखन की थी, अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, और किस शैली में लिखा गया, इटैलिक शैली में लिखा। इटैलिक शैली समझते हैं क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कैसे बताऊं यार, ठीक है चलिए टेलीग्राम पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलिटी। ठीक है, ये पॉलिटी नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पॉलिटी को अब हम इसको इटैलिक में लिख दे रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला की बात करेंगे, ये इटैलिक में हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर दिख रहा है। सर वो जो फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन आता है वही ना? हाँ ठीक है, जा मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ यार, सॉरी। हाँ, फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन, जैसे मान लीजिए पॉलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये पॉलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी को लिख देंगे ऐसे, टेढ़ा करके नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, उसको इटैलिक कहते हैं। ठीक है, तो संविधान सभा को इटैलिक में लिखा गया, तो किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा ने। ठीक है, आप देखेंगे मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो था वो किसने किया, चित्र बनाने का काम किसने किया, तो चित्र बनाने के काम की बात करेंगे तो चित्रकार थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उन चित्रकार का नाम जो था प्रेम बिहारी रायजादा। क्या नाम है, तो प्रेम बिहारी रायजादा का नाम आपको ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने मतलब क्या किया था, सर ये तो नंदलाल बोस सॉरी सॉरी होते सॉरी, हैं ना? नंदलाल बोस, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। क्या नाम है, नंदलाल बोस। ठीक है, तो ध्यान रखें नंदलाल बोस का नाम काफी अधिक महत्वपूर्ण। इन्होंने क्या किया था, अपने हाथों से मतलब क्या किया था, यहाँ पे चित्र बनाया था नंदलाल बोस। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करेंगे तो नंदलाल बोस कहाँ के चित्रकार थे, तो क्या बताओगे, ठीक है, कहाँ के चित्रकार थे, तो शांति निकेतन के चित्रकार थे। ठीक है, कहाँ के चित्रकार थे नंदलाल बोस, ठीक है, तो शांति निकेतन के चित्रकार थे। ठीक है, ठीक है, तो भूलना नहीं है कभी भी, शांति निकेतन के चित्रकार थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। ठीक है, ध्यान रखें, और एक और भी थे। ठीक है, इनका नाम भी था नंदलाल बोस, एक था व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो आप नंदलाल बोस भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो बातें बन जाती है। तो प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने अपने हाथों से लिखा और नंदलाल बोस साहब ने अपने हाथों से सुंदर सुंदर चित्र बनाए। ठीक है, मूल प्रस्तावना में प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं, ठीक है, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे ऐसे ऐसे करके बनाया गया है, तो इनका दोनों का योगदान था। ठीक है, मूल संविधान का ये पूछता है हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया, तो बसंत कुमार बैद। ठीक है, बसंत कुमार, सॉरी बसंत कृष्ण बैद के द्वारा किया गया। ठीक है, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया, मतलब उन्होंने ज्यामितीय चित्र बनाया है। ज्यामितीय चित्र मतलब ये ठीक है, ये सब क्या है, ज्यामितीय चित्र है। ये क्या है, ये ज्यामितीय चित्र है। ये गोला भी क्या है, ज्यामितीय चित्र। तो जहां जहां पे जैसा आवश्यकता हुआ वैसे नंदलाल बोस जी के द्वारा चित्र बनाया गया। तो अगर पूछेगा अंग्रेजी संविधान किसने लिखा तो प्रेम बिहारी रायजादा साहब। अगर हिंदी संविधान किसने लिखा तो बसंत कृष्ण बैद के द्वारा। ठीक है, नाम याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, नहीं ना भूलेंगे। तो ये सब नहीं। प्रश्न आपसे पूछा जाता, खत्म होगा आज क्या, हाँ समाप्त कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे चीजों को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं देखेंगे क्या है, तो संविधान का हिंदी पाठ। क्या संविधान का हिंदी पाठ, तो मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रस्तावना नहीं किया गया था। बाद में 98 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया।
इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, इसको बोलते हैं 394 क। और इस अनुच्छेद में बहुत सारे प्रावधान थे जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मतलब देखेंगे संविधान का अगर मान लीजिए अनुवाद अगर किसी दूसरे भाषा में करवाना है तो इसके लिए परमिशन वगैरह से संबंधित इसमें बातें थी। तो मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया और इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 394 का क। ये 394 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 394 के आधार पे ही, ठीक है, आप देखोगे 26 नवंबर 1949 को अन्य जो 15 जो आर्टिकल जो लागू हुए थे इसी के आधार पे 394 के अधिकार आधार पे। अब क्या था, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। राष्ट्रपति का अनुवाद करवाते हैं तो संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के लिए सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे, मतलब जो भी संशोधन किया जाएगा उसको सबसे पहले प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। संविधान के प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी में है, हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। मतलब जो भी संशोधन होगा ना, जैसे अंग्रेजी में कोई संशोधन, जैसे संविधान तो बन गया, अब मान लो यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए, किसने लिखा, तो बैद साहब ने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। रायजादा साहब की बात करेंगे तो इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया। अब समय समय पे संविधान में जब संशोधन होता था ना तो अंग्रेजी में होता था, हिंदी में नहीं होता था। तो बाद में राष्ट्रपति साहब ने बोला से देखो जो अगर इसमें अगर संशोधन करते हो तो इसमें भी करो, ठीक है, लेकिन जो भी संशोधन होगा तो जो अंग्रेजी का जो शब्द अंग्रेजी में जो संशोधन करे हूबहू इसमें होगा। लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द का कई हिंदी मीनिंग आता है ना, नहीं आता है, आता है कि नहीं, एक शब्द का जैसे बोलेंगे कैसे बताऊं, जैसे अंग्रेजी का कोई शब्द ले लिए, जैसे प्ले का मतलब होता है बजाना भी होता है, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, नहीं, राइट आई राइट वांट का टू, मतलब दाहिना हो गया, राइट का मतलब सही। हाँ बिल्कुल ठीक है, आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले हारमोनिया वगैरह की बात करेंगे तो वो भी होता है। तो यहाँ पे जो शब्द जो थे ना वो चिन्हित किए जाएंगे, वो शब्द को मतलब पहले बताया जाएगा उसके बाद ही उसका अनुवाद किया जाएगा। इस हिंदी का पाठ वही अर्थ लगाया जाएगा जो कि अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद किया जाएगा और इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ भी समझा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, पहले केवल अंग्रेजी में ही संशोधन होता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे संविधान सभा में सीट की बात करेंगे तो ये आजादी से पहले क्या है, भारत का संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन किस हिसाब से था। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 थी, वहां से कितने थे, टोटल 296 सीट दिया गया था ना जी। तो 296 में से 292 को प्रांत से था, 4 को कहां से था, कमिश्नरी से था। और चारों कमिश्नरी के नाम क्या बताए थे, किसको किसको याद है, नाम बताना जरा। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। बिल्कुल ठीक है, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। तो टोटल 296 सीट है। 93 सीट किसके लिए, देसी रियासत के लिए। कि देसी रियासत शामिल हुआ कि मना कर दिया उसने, मना कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तो देसी रियासत में शामिल होने से, तो देसी रियासत ने शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो देसी रियासत ने शुरू में शामिल होने से क्या करता है, सर एक डाउट क्लियर करेंगे, वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये हम जो पढ़े हैं ना वहाँ पे तो ये लिख रखा है सर, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। मारवाड़ नहीं था उसमें, मारवाड़ नहीं होगा, एक दिल्ली हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा, कुर्ग हो जाएगा, ए बी सी, डी से क्या था, दिल्ली, अजमेर छोड़ दिए बलूचिस्तान, कुर्ग, हाँ अजमेर, ठीक है, मारवाड़ नहीं होना चाहिए। कौन सा सर किताब दे है? रखा है इसलिए सर, मेरा न्यू एडिशन है, यही एम लक्ष्मीकांत ही है सर, देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। चले गूगल करके कोई आदमी देखिए था 4 कमिश्नरी कौन कौन था, ठीक है। तो ये तो हो गया 1946 में, ठीक है, ये पार्टी बाई पार्टी है, ठीक है, पार्टी बाई पार्टी, एक पार्टी बाई पार्टी नहीं, सॉरी, ये प्रांत के हिसाब से दिया गया था, क्षेत्र के हिसाब से था, ठीक है, क्षेत्रवार था। क्षेत्रवार में ब्रिटिश प्रांत को 292 मिले, देसी रियासत को 93 मिले, मुख्य आयुक्त के प्रांत को 4 मिले। अब आते हैं दल के हिसाब से किसको मिले, तो कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी 1 सीट मिलता है, यूनियनिस्ट मुस्लिम को भी 1 मिलता है, सबको एक एक मिलता है, ठीक है। केवल किसको 208 कांग्रेस को मिलता है, 73 की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग को मिलता है, 8 जो थे निर्दलीय थे, बाकी सबको
एक 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 कुछ भी पूछेगा सब में एक एक लगा देना है। कांग्रेस को 208 था और मुस्लिम लीग को 73 था। ये कब की है? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब तक है, ठीक है। अब क्या होगा, भारत पाकिस्तान का क्या हो जाएगा, सॉरी, अब आते हैं समुदाय के हिसाब से आते हैं। अब समुदाय के हिसाब से जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस में आप देखोगे कांग्रेस को जो सीटें जो दी गई थी, तो कांग्रेस को 208 सीटें दी गई थी। तो कांग्रेस में तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि मुस्लिम भी तो थे, हिंदू भी तो थे, सिख भी तो थे, ईसाई भी तो थे, कि कांग्रेस तो सबकी पार्टी थी। तो वहां पे जब समुदाय के हिसाब से आप बात करोगे तो हिंदू का 163, जो कि फालतू ये पूछता नहीं है, मुस्लिम 80 थे, अनुसूचित जाति 31 थे, भारतीय ईसाई 6 थे, पिछड़ी जाति 6 थी, पिछड़ी जनजाति 6 थी, सिख 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे, अब पारसी की बात करें वो भी 3 थे, टोटल 296 हो गए, ठीक है। लेकिन हमको जो याद जो रखना है ना, मुख्यतः हमको ऊपर वाली चीजें याद रखनी है। से ब्रिटिश प्रांत से 292, देसी रियासत 93, मुख्य आयुक्त के 4 थे, ठीक है। बात करेंगे कांग्रेस 208 है, मुस्लिम लीग 73 है, यूनियनिस्ट पार्टी 1 है, तो ये ऊपर का 2 याद रखते हैं, ठीक है। बाकी ये धर्म वाला नहीं याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, अब आते किस प्रांतों से किस कितने सदस्य थे। तो ध्यान में अगर प्रांतों को अगर पूछा जाएगा तो यूपी से सर्वाधिक थे, जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। तो वो आप ध्यान में रख लो कितने थे। उत्तर प्रदेश किधर गया भाई, है कि नहीं, ये, ठीक है, ये 55 यहां से थे, ठीक है। और आप बिहार को याद कर लो, बिहार से कितने थे, बिहार के थे, बिहार से 36 थे, ठीक है। क्या कितना याद रखोगे, बिहार से 36 थे, ठीक है ना। और यूपी से क्या थे, सर्वाधिक थे। यूपी से कितने थे, यूनाइटेड प्रोविंस अभी यूपी नहीं बना, यूपी बाद में बनेगा, ठीक है। कितने थे, संयुक्त प्रांत से कितने थे, 55 55 थे। अब बिहार से कितने सदस्य थे, 36। 36 थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं रियासत की बात करेंगे ना। सबसे बड़ा जो रियासत जो था ना, मैसूर से 7 होगा, रियासत अलवर, मैसूर के साथ होता है इसके अंदर, ठीक है। छोड़ दीजिए, पूछता भी नहीं, मैसूर से 7 है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये रियासत थे, ठीक है। लेकिन आपको बिहार से 36 लोग थे। आप जानते हैं सरोजिनी नायडू का चुनाव बिहार से हुआ था, ये पूछा जाता है, ठीक है। कहां से हुआ था इनका चुनाव, नायडू साहिबा का चुनाव कहां से हुआ था, ठीक है। तो बिहार। बिहार से इनका चुनाव हुआ था, ठीक है। हालांकि ये आंध्र प्रदेश से थी, लेकिन इनका चुनाव बिहार के प्रांतों से हुआ था, सरोजिनी नायडू जी का, ठीक है। और यहाँ एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, ये आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, तो ये आते थे बांग्लादेश के किसी प्रदेश से चुन के आते थे। लेकिन जब पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया तो बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से में गया, तो इनको बॉम्बे से चुना गया। लेकिन बॉम्बे से पहले से एक व्यक्ति चुना गया था, इनका नाम था एम आर जयकर। तो एम आर जयकर साहब ने अपना सीट छोड़ दिया था अम्बेडकर जी को भेजने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनका ईस्ट बंगाल से इनका चुनाव हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 70 पे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ सकते, याद भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ये पूछता है एग्जाम में से, किस देश के संविधान में कितने, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान मात्र 4 माह से भी कम लगा। लेकिन क्यों लगा भाई, क्योंकि उस देश में मात्र 7 गो अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है, 7 गो अनुच्छेद है, इसीलिए मात्र 7 अनुच्छेद है, ठीक है। हालांकि सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, इससे भी छोटा संविधान है, लेकिन मात्र 7 अनुच्छेद है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, मात्र 4 माह से भी कम समय में बन गया। अब देखिए कनाडा के संविधान को बनने में 2 वर्ष 6 महीने लगे, मात्र 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया के 128 अनुच्छेद है, इनको लगभग 9 वर्ष बन गए। आप देखिए ये ऑस्ट्रेलिया किस हिसाब से बनाया है, 128 अनुच्छेद है, इनको भारत से 3 गुना अधिक समय लगा, 9 वर्ष इसको लगा संविधान बनाने में, समझ रहे हैं। और दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है, इनको 1 वर्ष का लगा, ठीक है। तो आपके लिए दो केस है, ये तो 7 अनुच्छेद सबसे छोटा अनुच्छेद अमेरिका का है, और इन्होंने 4 माह से कम समय में अपना संविधान बना दिया। और एक आपके साथ ऐसा भी देश है जो कि 9 वर्ष से भी ज्यादा समय ले लिया, क्या नाम है इसका, लगभग 9 वर्ष ले लिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रहेगा। और अब ध्यान में रखोगे 394 एक 1987 में शामिल किया, हिंदी में प्रमाणिक पाठ है, मतलब भारतीय संविधान में संशोधन में जो हिंदी में भी शब्द को शामिल किया जाएगा। 395 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। 394 से प्रारंभ होता है, मतलब भारतीय संविधान को किसी भी चीज को प्रारंभ करने के लिए 394 का सहारा लिया जाता है। जैसे 15 अनुच्छेद को जो लागू किया गया था किस आधार पे, तो 394 के आधार पे, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हो गया, आपका ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से करवाया, फैक्ट बहुत ज्यादा थे, याद कीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 38 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे फेवरेट चैप्टर है बीपीएससी मेंस के लिए। संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करे, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण करे, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे मेंस के बहुत सारे
प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कल क्या करो, हिस्ट्री